क्या पढ़े थे हम? क्वेश्चन सॉल्विंग हुई थी कल, और मोशन पढ़ लिया था ना, ए सी एम बी सी एम, ये सब हो गया था। चलो कुछ कुछ और बातें करते हैं। इसको बेसिक थियरी के नाम से ही पढ़ो, ठीक है? इतनी ही थियरी यहां पढ़ने मिलेगी। अगर मैं लिखता हूं F इज इक्वल टू एम ए, ये तो पढ़ा है ना? उसको कैसे लेके आ गई? तो लेट आई थी ना, भेज दिया क्या? तो F इज इक्वल टू एम ए में जो ये नेट फोर्स F देख रहे हो, ये होता है टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मैं चाहूं तो इसकी जगह पर P जो मोमेंटम पढ़ते हैं इसको लिखूं, mv जो होता है ये होगा mt टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय v/m। मतलब फार्मूला किसके लिए पढ़ते हो? F इज इक्वल टू एम ए, P इज इक्वल टू एम वी, ये जो फार्मूले पढ़े जाते हैं ये सब फार्मूले किसके लिए वैलिड है? ये सब पॉइंट मास के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? तो अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो है क्या? इट इज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द सिस्टम इज इज कंसंट्रेटेड। तो अज्यूम करते हैं, होता नहीं है, इट अज्यूम्स टू बी कंसंट्रेटेड। चलो तो पॉइंट मास बनाना है तो एक ऐसा पॉइंट है, मान लो बहुत ऐसे पूरी बॉडी थी तो इसका सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट आया, यहाँ पे टोटल मास m हमारा हो गया इस पॉइंट पर। सही बात है ना? तो जो a की बात करेंगे वो इसी पॉइंट की बात करेंगे, इसीलिए एफ नेट को मैंने क्या लिखा है? टोटल मास इंटू ACM, और P लिखा गया है टोटल मास इंटू VCM। समझ आ रही है मेरी बात? चलो तो ये दो चीजें हुई। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? आप mt इंटू VCM स्क्वायर, ठीक है ना? ये गलत है, इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? हर एक पार्टिकल, भाई कोई भी अगर कंटिन्यूअस बॉडी बनी है तो क्या उसके हर एक पॉइंट का मास होता है? होता है ना? उसके हर एक पॉइंट का हर एक जगह पे कुछ ना कुछ मास लेता है। तो अगर उसके हर एक पॉइंट पे हर एक जगह पर थोड़ा थोड़ा मास अगर हम रख रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा, और वो फोर्स क्या उसको एक्सेलरेट भी कर सकता है। अगर एक सिस्टम ले लिया जाए, एक एटम बना दिया जाए, तो एटम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। थोड़ी भी एनर्जी बढ़ाते हो तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू चेंज होती है, और सारे मॉलिक्यूल्स कौन सा मोशन करते हैं? रैंडम, कोई भी मोशन, थर्मल स्पीड पे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो रैंडम मोशन कर रहे हैं मतलब किसी पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है और किसी पार्टिकल की स्पीड कम भी हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो एक ही रहेगी। आपने शायद एलएलएम में पढ़ा होगा, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन जरूर होंगे इसके ऊपर। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज, और फिर ऑब्लिक करके क्वेश्चन पेपर में आया इसलिए है। पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोमेंट बॉडी, दूसरा है मोमेंटम ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ, नन ऑफ दिस।
इंटरनल फोर्स क्या कर सकते हैं? तुम्हारे अंदर की एनर्जी क्या कर सकती है? कभी तुम्हें अंदर से कोई एनर्जी मिल रही है, तुम इधर जा रहे हो, अंदर की एनर्जी तुम्हें चेंज नहीं कर देगी, खाली वो बूस्ट करवा सकती है तुम्हारी स्पीड को। वही इंटरनल स्पीड यहां काइनेटिक एनर्जी को बूस्ट करने का काम करती है। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पढ़ी जाती है ना, √3RT/m मोलार मास के साथ में, वहां पर इसका इस्तेमाल देखने मिलता है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप याद रखो, ये ऐसा नहीं लिख सकते। काइनेटिक एनर्जी कभी भी लिखना है तो आप लिखेंगे हाफ इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी और मास के साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो और सबको ऐसे जोड़ दो। अब यहाँ पे इसके लिए मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, हाफ mn/v(n²). यहाँ मैं लिखता हूँ कि ये क्यों है, तो यहाँ आप लिख देना internal forces are changing the kinetic energy of पार्टिकल। कौन चेंज कर रहा है? इंटरनल फोर्स। तो यही एक और पॉइंट भी लिख दो कि इंटरनल फोर्स can change the kinetic energy but not momentum। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। अब थोड़ी देर पेन ऑन रोक दो, मैं दे दूंगा टाइम लिखने को। यहां पर कुछ पॉइंट समझो, मैंने एक कंडीशन दे दी आपको कि इफ F इज इक्वल टू 0, F एक्सटर्नल का मतलब है नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, बाहर से जो फोर्स लग रहा है, उस F की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाए? 0। F एक्सटर्नल 0 होने का क्या मतलब है? F इज इक्वल टू ma होता है वो वाले फार्मूले से, ACM कितना हो जाएगा? 0। मतलब सेंटर ऑफ मास के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। करेक्ट? क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ बोलो, यही होगा क्या? नहीं, कल ही तो अभी बताया ये नहीं हो सकता। ACM निकालना था, उसमें M1A1 + M2A2 लिखा था ना। अगर सबका A बराबर होता तो हम M1A1 क्यों लिखते? हम MA नहीं लिखते, सीधा M1A1 लिखा था हमने। मतलब सबका एक्सेलरेशन अलग अलग होता है इस वाले फोर्स से, कहा गया इंटरनल फोर्स की वजह से। तो याद रखो, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो क्या बोल सकते हो आप? क्या कंपल्सन क्या है यहाँ पर? ACM तो पक्का 0 होगा, ACM तो पक्का 0 होगा। लेकिन A1, A2, A3, A4, अप टू AN ये 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकता है कि इन सबको जोड़ के इनका सम 0 आ रहा हो, लेकिन ये सब 0 होंगे, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि F नेट 0 है तो आपने क्या बोला? ACM की वैल्यू 0 है। जब ACM 0 होता है तब क्या कंडीशन बनती है? किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? वो रेस्ट में हो सकता है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर वैलिड है। तो यहाँ मैं बोल लूंगा कि इधर VCM
इज इक्वल टू 0 और VCM इज इक्वल टू, लेकिन दोनों ही केस में V1 V2 V3 ये 0 हो, ये कंपलसरी नहीं है। इन दोनों ही केस में V1 V2 V3 V1 V2 V3 Vn 0 हो, ये कंपलसरी नहीं है इन दोनों केसेस में। ये जो दोनों केसेस देख रहे हो, ये आपको क्या बता रहे होते हैं? ये आपको बता रहे होते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में बताते हैं ये? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये तो थियरी जो थी, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मोमेंटम कंजर्वेशन देखना है तो क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या प्राइमरी कंडीशन क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन में? एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, नो मैटर पार्टिकल रेस्ट में है या पार्टिकल मूव कर रहा है, इन बोथ केसेस मोमेंटम विल बी कंजर्व। बराबर। V7 जब 0 पे होता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक स्पेशल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। नाम से ही दिख रहा है ना, V7 0 है, इसका सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, और सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब वो कहाँ पर है? रेस्ट पर। नोट करो, मैं कुछ स्टेटमेंट वाइज ट्रू फॉल्स में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब खाली क्वेश्चन सॉल्विंग बची है। चलिए, ट्रू कितने लोग बोल रहे हैं? बस 2 लोग, 3 लोग। फॉल्स कितने लोग बोल रहे हैं? कितने लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? तीन बेंच है लड़कियों वाली, उसके पीछे 4 लोग। विराज एंड कंपनी, विराज क्या ट्रू है फॉल्स? तो ट्रू क्या होगा? हाँ, ये जो अब आप देखो, आपको बोला गया नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में पूछा है। तो भाई अगर नेट फोर्स 0 है, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, तो या तो मोमेंट VCM कांस्टेंट होगा या फिर वो 0 होगा। अगर VCM कांस्टेंट हुआ मतलब वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में हुआ ही नहीं, तो आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लिखिए सामने फॉल्स, और उसका ट्रू स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, जस्टिफिकेशन दे दो क्यों फॉल्स है। लिखिए, इफ F net of the system is 0, लिखा, if F net of the system is 0, then center of mass may be at rest center of mass may be at rest or may move with constant velocity, or may move with constant velocity। ये ट्रू स्टेटमेंट है। समझा? चलो, अब यहां हम 2 चीजें और समझेंगे। ऐसा, इफ
एफ नेट मतलब एफ एक्सटर्नल इज 0 एंड इनिशियली the center of mass is at rest, then ऐसा लिखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल की स्पेलिंग बोलो, INITIALE, initial velocity of center of mass is 0, then COM is at rest। और इस कंडीशन में आप M1 V1 M2 V2 भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप ये फार्मूला यूज करें, M1 X1 is equal to M2 X2। ये तब अप्लाई होगा जब सेंटर ऑफ मास कैसा हो, VCM ऑफ सेंटर VCM 0 हो और F नेट भी 0 हो, दोनों कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन होगी तो आपका VCM 0 होगा और F नेट भी 0 हो तो ही आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। इन ऑल अदर केसेस सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और अगर कहीं आपने प्रूव कर लिया कि F नेट 0 है और VCM भी 0 है इनिशियली, तब आप क्या बोलोगे कि इसमें हम M1 X1 इज इक्वल टू M2 X2 अप्लाई कर सकते हैं। लिखिए एक दो स्टेटमेंट और बोल देता हूं। हो गया? अरे लिख चुके हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ VCM is equal to 0, if VCM is equal to 0, then center of mass, then momentum is conserved। if VCM is equal to 0, then momentum is conserved। बताइए ट्रू है कि फॉल्स? क्या लिखा हमने, VCM 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं? ट्रू है कि फॉल्स? कितने लोग फॉल्स के साथ हैं? क्लैरिटी ऐसे ही आएगी। कितने लोग हैं? बाकी लोग ट्रू के साथ है। ट्रू में कौन कौन है? वेरी गुड, किसी को छोड़ना मत। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। लिखा है ना VCM 0 होगा तो कांस्टेंट हुआ तो दोनों केस में मोमेंटम कंजर्व होता है। नहीं, ये जो ये लिखा हुआ है ये दोनों के लिए है, एक के लिए नहीं। ठीक है, इतनी ही थियरी वाली बात है, फटाफट से समराइज कर लेते हैं। F इज इक्वल टू एम में जो F लिखा हुआ है तो वो एक पॉइंट का F है, टोटल मास इंटू ACM यूज करते हैं। P क्या होता है, मोमेंटम, M इंटू टोटल मास इंटू VCM यूज करते हैं। अगर F 0 हो गया तो A 0 होगा, ये कंपलसरी है कि सेंटर ऑफ मास का A 0 होगा, ये कंपलसरी है। सेंटर ऑफ मास का A 0 होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल एक्सेलरेशन रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। अगर ACM भी 0 हो गया तो दो कंडीशन बनती है, VCM या तो 0 होगा या फिर कांस्टेंट। दोनों केसेस में मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन अगर VCM 0 है और F नेट भी 0 है, मतलब VCM और ACM दोनों 0 है, तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, M1 X1 इज इक्वल टू M2 X2। बहुत सवाल इसके ऊपर बनाए जाते हैं, जैसे मैं एक एक सवाल कराते हुए चलता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बोट है यहाँ पर और ये पानी में ऐसा फ्लोट कर रहा है, और ऐसा मान लो कि ये वो है पानी और
जो तुम्हारा बोट का सरफेस है उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। और ये बोट की लेंथ में मान लो कुछ ले लेता हूँ, मान लो 10 मीटर ले लिया। कितना ले लिया? 10 मीटर। एक बंदा यहाँ है और सवाल ये पूछा है, बंदे का वजन है 50 किलो और ये है 20 किलो का। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट when man reaches at other end of boat। एक चीज बताओ, अगर बोट चल रही होगी, कभी बोट में चले हो, तुम आगे जाते हो तो बोट पीछे की तरफ आती है, तो बोट थोड़ा पीछे किसकी होगी? आपको बताना है बोट कितना डिस्प्लेस हुई होगी पीछे की तरफ। सवाल समझ में आया? आपको क्या बताना है? बोट कितना डिस्प्लेस हुई है पीछे की तरफ। तो ध्यान से देखो, अगर ये बंदा आगे जा रहा है, मान लो बोट ऐसे इधर से एक्स चले, एक बार बताओ, बोट तो रिजिड बॉडी है ना, एक पॉइंट अगर एक्स से आगे आ गया तो क्या जितने पॉइंट है सारे एक्स से आगे आने लगेंगे? आंसर है हाँ। तो अगर ये पॉइंट एक्स से आगे गया होगा तो यहाँ जो इसका सेंटर पॉइंट है वो भी एक्स से आगे गया होगा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? एक्स। एक्चुअली बंदा कहां से कहां पहुंच रहा है? इस पॉइंट से इस पॉइंट, ध्यान समझना, टफ क्वेश्चन है। इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पर ये बंदा पहुंच रहा है। अल्टीमेटली ये अगर मैं बोट पे बैठ के देखूं तो बंदा कितना चल रहा है? 10 मीटर। कितना चल रहा है? लेकिन जितनी देर में वो 10 मीटर चल रहा है, बोट भी तो पीछे आ रही है ना। तो जब फाइनली वो बंदा यहां पहुंच जाएगा उतनी देर में बोट आगे कितना निकल गई है? 10। अब अगर मैं बोट पे बैठ के देखूं तो यहां से चल के यहां पहुंचा है, लेकिन ग्राउंड से देखने पे मैं बोट पे बैठा, मैं इसे 10 कदम आगे ले रहा हूं और बोट भी 5 कदम पीछे जा रही है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 ही हुआ ना ग्राउंड से देखने पर। सेम कंडीशन में इस बंदे को चलना कितना था? 10। ये यहां पहुंच गया, बोट कितना चल रही उतनी देर में? x। तो बंदा कितना चला एक्चुअली? 10 माइनस एक्स। समझ में आया क्या? अब कुछ चीजें यहां तुम्हें और लिखना होगा, और पहली बार लिख रहे हो इसलिए। Since f external is equal to 0 and initially the velocity of system is 0, therefore ये कहां से आया? वेलोसिटी सिस्टम 0 हो गया, वही चीज ना, यहां से जोड़ दो। ये आप देख रहे हो जो कि सीओएम रेस्ट में वो मैंने कैसे प्रूफ किया? एफ एक्सटर्नल, भाई ये जो चल रहा है बोट पीछे हो रही है, वो क्यों हो रही है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से। इफ आई कंसीडर मैन एंड शिप एज बोट एज अ सिस्टम, तो सिस्टम में इंटरनल फोर्स की वजह से बोट पीछे गई है। वही चीज लिखा है कि अगर एफ नेट भी इस क्वेश्चन में 0 है, इनिशियली वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास की या सिस्टम की वो कितनी है? 0। अगर वेलोसिटी भी 0 है तो हम कैसे क्या बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसा है? रेस्ट में। तो m1 x1 = m2 x2 लगा दो। m1 x1 में क्या करते हैं? मास मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का सम बराबर m का मतलब यही है। तो m1 कितना है? मान लो ये कहाँ गया, ये 1 है और ये बंदा 2 है, तो m1 क्या लिखा जाएगा? m1 की वैल्यू लिखेंगे
20 kg इंटू x1, कितना बोट आगे गया है, x ना, इज इक्वल टू m2 लिखोगे तो 50। और ये बंदा कितना चला, यहां से चल के यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितना है, बस x निकालना है। क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 5 सही है ना, देख लेना। तो ये 5x हो गया, 7x इज इक्वल टू 80। तो जितनी देर में वो किनारे पर पहुंचेगा, बोट कितना चल चुकी होगी, हाँ अच्छा 10 है क्या वो, ओह सॉरी मैं 16 मान लिया। मतलब बोट 7 मीटर के आसपास पीछे खिसक जाएगी, समझा क्या। अच्छा अगर समझ गया तो एक आप करो, सवाल ये है, इसको नोट करो, यहां मैं लिख दे रहा हूं। ट्राई करिए, जब ए और बी दोनों सेंटर पे आ जाए तो उस टाइम पर बोट कितना डिस्प्लेस हुई होगी, निकालिए, मैं 1 मिनट में आया। एस सी वर्मा में यही सवाल लिखा है, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर, उसका कुछ तो मास दिया है ऐसे ही 50-60 है, और बोर्ड पे जो है टू डिस्कस मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे आर कमिंग एट सेंटर ऑफ द बोट, ऐसा सवाल लिखा है। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट ड्यूरिंग दैट इंटरवल। सेम सवाल मैंने यहाँ भी पूछा है, ए एंड बी दोनों सेंटर पे आ रहे हैं ना, तो ध्यान से देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे जिनको नहीं आया। अच्छा ये बताओ बोट किधर जाएगी, जिधर भारी होगा उसके अपोजिट, तो ये 60 है ना, तो बोट मेरा पीछे की तरफ जा रही है। कंपल्सरी नहीं है, तुम आगे की तरफ भी मान सकते हो, आगे मानोगे तो तुम्हें नेगेटिव आंसर आएगा, बस यही फर्क होगा। मान लो ये बोट इतनी देर में एक्स चली गई, अच्छा इसका सेंटर यहां था, जब बोट पीछे आया तो क्या इसका सेंटर भी पीछे आ गया होगा, सोचो अगर सेंटर पीछे आ गया, सेंटर कितना पीछे आया होगा, x। ये जो a वाला बंदा है वो यहां से चल के यहां आया होता सेंटर पे, तो एक्चुअली चला कितना होता वो 5, कितना चलता 5, लेकिन जितनी देर में वो 5 चल रहा है, क्या बोट भी x आगे आ चुकी है, तो ये बचा कितना डिस्टेंस, मतलब a कितना चल लिया है 5 माइनस x, कितना चल रहा है a
5 माइनस एक्स। बी यहां से चल के यहां पहुंचता तो 5 चलता, लेकिन उतनी देर में ये यहां पहुंच गया है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? यहां तक ना, 5 प्लस एक्स। बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है। इस पहले क्या एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बताओ, क्या 0 है? और इनिशियली क्या सिस्टम रेस्ट पे था, देयरफॉर क्या सीओएम भी रेस्ट पे होगा? बोलो हाँ, सीओएम भी रेस्ट पे हुआ। रेस्ट पे होने पर क्या होता है, एक साइड का मास, मतलब एक साइड में जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्प्लेसमेंट एक साथ लिखते हैं। तो बताओ एक डायरेक्शन में कौन कौन है, क्या बी और बोट? तो बी है 50 इंटू 5 प्लस एक्स, प्लस बोट है 20x, और उसके अपोजिट कौन मूव कर रहा है? 60 इंटू 5 माइनस एक्स। बस यही सॉल्व करना है। 10 6 जा 60, 10 2 जा 10 5 जा, तो 25 प्लस 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 6x, 7 और 6 13x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5/13 मीटर। करेक्ट? कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको क्वेश्चन का खाली कॉन्सेप्ट समझना है। अब तो कर लेना। एक और सवाल कर दो प्योर प्रैक्टिस के लिए। एक ए यहां पर है, ये इसका सेंटर है, बी यहां पर है, find out the displacement of boat when A reaches at center and B reaches at end of which is other end of boat. ए सेंटर पे आ रहा है, बी दूसरे के, मतलब जिधर से ए चल रहा है उसके अपोजिट वाले कॉर्नर पे पहुंच जा रहा है। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोट का इस पूरे प्रोसेस में। ट्राई करो फटाफट, बोलना नहीं है, खाली ट्राई करना है। आ गया ना? किसको किसको नहीं आया है? क्या हो गया? किधर जाएगा ये बोट? एक्स गया बोट इधर, ये सेंटर था, लेकिन बोट आगे बढ़ने से ये सेंटर भी एक्स इधर आ गया। करेक्ट? ए वाले को यहां पहुंच गया। अभी पहुंचना कहां था ए को? इस जगह पे। यहां पहुंचता तो कितना चला होता ये, लेकिन पहुंचा तो यहीं पे है, तो कितना चला होगा ये? किस डायरेक्शन में? राइट। बी यहां से चल के यहां पहुंचा होता तो कितना चलता? 5, लेकिन पहुंच कहां गया? यहां पर। तो यहां से यहां तक 5 चलना था, लेकिन चला तो 5 से कम ना। ये भी 5 माइनस एक्स ही चला। और किस डायरेक्शन में चल रहा है? ये भी राइट में। वो पूरा सिस्टम वही है,
सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही होगा क्योंकि पहले रुका हुआ है F0 है, जो कंडीशन अभी लिख रहे थे वही है। तो क्या यहाँ पर मैं ऐसा लिखूं, राइट साइड में 50 kg 5 माइनस एक्स है प्लस 60 kg भी 5 माइनस एक्स है और लेफ्ट साइड में 20 इंटू एक्स है। 10 2 जा 20, 10 6 जा 10 5 जा, तो 25 माइनस 5x प्लस 30 माइनस 6x इज इक्वल टू 2x, तो ये हो गया 13। (13x इज इक्वल टू प्लस 55 ना, समझा? एक सवाल थोड़ा सा अलग, फाइन ट्राई करो। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताइए ट्रायंगुलर ब्लॉक की जब 1 kg नीचे आ जाए। इस पर mg काम कर रहा है, दो अलग अलग बॉडीज के पहले वाले में देखोगे तो mg को नॉर्मल बैलेंस कर पा रहा था, यहाँ mg ऐसे नीचे लग रहा है, उसको नॉर्मल बैलेंस नहीं कर पा रहा। अगर बैलेंस कर पाता तो ये मूव तो करता ही नहीं। तो अभी तक जो सवाल किया उसमें खाली हमने देखा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस सवाल में mg में एक लफड़ा है, mg की जो बैलेंसिंग आपको दिख रही है वो एक डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 है, दूसरे में नेट फोर्स 0 नहीं है। जब ऐसे सवाल आया कि एक डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा और दूसरे में नहीं होगा, तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा देखो, यहाँ मैं बोलूंगा इस केस में f एक्सटर्न x में तो 0 है, y में इट इज नॉट इक्वल टू 0, f along y कितना लग रहा है अपने पास mg। तो जो ACOM 0 होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, x में कि y में? ACOM 0 किस डायरेक्शन में होगा, x में। y में तो ACOM 0 होने वाला नहीं है। तो अगर x में ACOM 0 और पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं along x COM is at rest, लेकिन y में ये कोई भी कंडीशन काम करने वाली क्यों नहीं काम करेगी? आंसर सही आया था लेकिन लॉजिक ये है। अब अगर x में ये यहां से यहां नीचे आएगा उतनी देर में तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा ना। मान लो ये यहां से ऐसे कितना आगे बढ़ गया x। अच्छा ये यहां से यहां आता तो कितना चलता, हॉरिजॉन्टल में कितना चल लेता, 4 चल लेता वो। लेकिन जब ये यहां पहुंचा, जब ये यहां पहुंच गया तो कितना, मतलब ऐसा लिखो, एक काम करो दिखाने के लिए, खाली ये इधर x है, ठीक है। ये यहां से चलता और यहां पहुंचता तो पहले यहां है, इमेजिन करो इस जगह पे जब यहां पहुंचा तो यहां से यहां आने में हॉरिजॉन्टल कितना चल लिया, वो 4। कितना चल लिया है, 4।
लेकिन उतनी देर में ये x आगे निकल गया है, मतलब अब यहां से चल करके उसको यहां तक पहुंचना है। सोचो यहां पहुंचा होता तो कितना चलता वो 4, लेकिन ये ऑलरेडी x आगे निकल चुका है, तो ये कितना चला, खत्म। 1 इंटू 4 माइनस एक्स समझ आया क्या? कर लोगे है सवाल? तो ये तुम्हारा कुछ डिस्प्लेसमेंट वाले प्रॉब्लम थे जो सीओएम को रेस्ट में मान के प्रूफ किए जाते हैं। अब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका पहला हेडिंग है बॉम्ब प्रॉब्लम, हाइड्रोजन वाला। मैं मार दूं 2-4-10 लोग यहाँ बैठे हैं, उनके एकदम सर के ऊपर चिड़ी निकल जाए। विराज उसमें से एक है। क्यों नहीं बैठा बे कल? बता भाई। कोरल का अगला पीटीएम मेरे साथ है। उस पीटीएम के बाद आधे लोग लंगड़ाते हुए बाहर निकलेंगे। हॉकी वहीं अंदर ही रखूंगा 2, एक मैं अपने लिए, एक पेरेंट्स के लिए। सबको आ गया था क्या? कोई नहीं लिख रहा है? आ गया, वेरी गुड। चले आगे। भाई साहब, अगर ये लाइन लिख चुके हो तो ये लिख सकते हो उसके बाद। मुझे लगता है ना, मैं तुम्हारी बैच पढ़ाने के बाद पढ़ाने लायक ही नहीं बचूंगा। हाँ, मतलब पागल होके निकलूंगा इस बैच के बाद। 4 क्वेश्चन किए हो सुबह से अभी तक, 1.5 घंटे का टाइम हो गया है। अच्छे से समझना, मैं प्रॉब्लम के नाम अलग अलग दे रहा हूं इसलिए आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। हाँ, सारी प्रॉब्लम मैं अलग अलग कर देता हूं। सवाल आते हैं इन सारे प्रॉब्लम के ऊपर। क्या है ये बॉम्ब प्रॉब्लम? यहां एक m मास का बॉम्ब लिया मैंने, उसको ऐसे फेंक दिया, मान लो V0 से थीटा एंगल पे। क्या होगा? कहीं ना कहीं जाके फटेगा, तो फटने दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फट गई तो फट गई, सही बात है ना? फटने के टाइम क्या हुआ होगा? कुछ नहीं, फटा हम तो, क्या मतलब क्या हुआ? मेरा मर गया फटने के बाद उसमें। उसको देख के वो फटेगा ही नहीं, वो बताएगा, कहेगा जाओ पहले कल का क्लास जो छोड़े थे वो पढ़ के आओ। चलो हो गया ना, मैं बताता हूँ, तुम लोग चुपचाप बैठे हो, कुछ नहीं हो रहा है, बस फट गया। अरे अपने आप थोड़ी ना फट जाएगा वो, रखे रखे क्यों नहीं फट रहा है? सवाल एक एनएलएम में किया होगा ऐसा, a shell is fired at an angle theta with some velocity at its maximum height. It explodes into 3 parts. It explodes into 3 parts, 2 parts. तो बम फटता है, फटने के बाद उसके कई टुकड़े होते हैं, अलग अलग टुकड़ा अलग जगह पे गिरता है। मान लो यहाँ एक बम फूटा है, एक 5 किलो का था मान लो, तो 100 ग्राम दुर्वान के ऊपर गिर गया, 100 ग्राम विराज के पास गया, 100 इसके पास आ गया, 100 उसके पास आ गया,
सबके पास 100-100 ग्राम बट गया और वो 100 ग्राम तुम्हारा काम तमाम कर देगा। क्यों हर्षवर्धन, सही बोल रहा हूँ? तुम बच जाओगे, तुम्हारे पास आया ही नहीं, डर गया वो। तो 100-100 ग्राम सबके पास गया, मस्ती की बात अलग है। तो मतलब 5 किलो के कितने टुकड़े हुए होंगे 100 ग्राम होने, 100 ग्राम बनाने में? 50। कितने टुकड़े हो गए? 50। तो क्या ये मैं ऐसा बोलूंगा कि जो बॉम्ब है वो 50 पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है? तो इतने पार्ट्स में एक्सप्लोजन हो रहा है। बुक में एक चीज लिखी होती है कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्या लिखा होता है कि जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अच्छा, ये जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर क्यों लिखा है? पूरे मोशन के टाइम पर क्यों मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा है? मोमेंटम कुछ होता ही नहीं है। यहां पड़ गया क्या? यहां मारना चाहिए था क्या? मोमेंटम नहीं होगा तुझे? हाँ है ना? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मजा आया? मेरा सवाल सुनो, मोमेंटम कंजर्व कब होता है? 0 होने पर भी आता है। मेन फैक्टर क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन का? एक्सेलरेशन 0 हो। इसका एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? जब a 0 हो, f एक्सटर्नल 0 हो जाए। जब नेट फोर्स किसी पार्टिकल पर काम नहीं करता है, अब मस्ती मत करो, सुन लो ध्यान से। जब किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स काम नहीं करता है, किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स काम नहीं कर रहा होता है, तब हम बोलते हैं कि पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व्ड है। नहीं काम कर रहा था मतलब छुट्टी पे है, ऐसा नहीं। F एक्सटर्नल 0 हो जाए तो बॉडी को हम मानते हैं कि बॉडी का मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्या मानेंगे? कब कंजर्व होगा मोमेंटम? क्या 0 हो जाए? इस पूरे प्रोसेस में अगर मैंने इसको फेंका है तो ये कैसा पाथ लेगा? ऐसा। प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा है, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? तो ये पार्टिकल देखते हो तुम प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस पर mg काम कर रहा होता है लगातार, कहीं पर भी हो, थ्रू आउट द मोशन mg इज एक्टिंग। तो f एक्सटर्नल तो 0 है ही नहीं। इज इट 0 एनीवेयर? देन व्हाई मोमेंटम इज कंजर्व्ड? What is the primary condition to for momentum conservation? F external 0. But in this question, F external is mg at every point of its motion. Then why the momentum is conserved? अरे दीदी, वेलोसिटी 0 होने पर भी मोमेंटम कंजर्व होता है। वेलोसिटी 0 होने पर भी मोमेंटम तो कंजर्व होता है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स 0 तो नहीं हुआ ना, तो फोर्स 0 करना होता है ना मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। तब तो मुझे खाली लिखना चाहिए था along x मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मैं तो खाली बोल रहा हूँ मोमेंटम कंजर्व है, एक्स वाई का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। जैसे वो पीछे वाले सवाल में मैंने along x लिख दिया है क्योंकि x में था, y में नहीं था। अगर मैं बोलूँ मोमेंटम अगर मैं बोलूँ मोमेंटम कंजर्वेशन है तो x में भी है, y में भी है। हाँ हाँ बोलो।
अच्छा तूने और वीडियो देख के किया क्या सब? नहीं ये तो आता था ना, वीडियोस देख के रट्टा मार के बताना, क्योंकि कई बार नंबर बदल जाते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। जो एटॉमिक पॉइंट पे रिएक्शन होता है बॉम्ब में, तो वो जो इंटरनल फोर्स होता है वो वेरी गुड। एक्सीड कर जाता है। हाँ, फटने के ठीक पहले और फटने के ठीक बाद तुम्हारा पेट कभी ऐसा फूला है, हवा भरा है? नहीं भरा। इमेजिन करो तुम्हारा पेट एक बॉम्ब है, समझ लो शिवम, तुम्हारे लिए। तुम इसके अंदर खाना ठूसते जाओ, ये फूलता गया फूलता गया फूलता गया। जिस टाइम पे फटना होगा ना, वो ड्यूरेशन बहुत कम दिखेगा तुम्हें, लेकिन उसमें तुम्हें अंदर से एक बहुत बड़ा फोर्स दिखेगा, बॉम्ब को फटेगा, सब चिथड़े बाहर आ जाएंगे। समझ रहे हो होता क्या है? ये बॉम्ब है, इस पे एमजी तो हमेशा काम कर रहा है, चाहे ऊपर जा रहा हो, कभी नीचे आ रहा हो, फूट रहा हो, फट रहा हो, हमेशा। लेकिन जब ये फूट रहा होता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर इंटरनल फोर्सेस, कौन से फोर्सेस? बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको हम इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्सेस आर वेरी हाई, जिनको इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। और वो इंटरनल फोर्स इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसके सामने एमजी नेग्लिजिबल हो जाता है। इवन दो एमजी अभी भी काम कर रहा है, बट इट इज नेग्लिजिबल। कैसा है ये? और अगर एमजी नेग्लिजिबल हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो हो गया। कौन जीरो हुआ? एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो गया तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरनल फोर्स हाईली एक्टिव होता कब है? जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। इसका क्या मतलब है जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन? इसका मतलब क्या होता है? तो सुनो ध्यान से। जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन का मतलब और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन का मतलब ये है, आप इसको अलग अलग कभी कर ही नहीं सकते। मान लो बॉम्ब जो फूटने का टाइम 1 सेकेंड लगा। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। तो जब फूटने का फाइनल प्रोसेस आया तो 1 सेकेंड का जो टाइम था, t0 से t1 हुआ ना, तो t इज इक्वल टू 0.0000000000001 सेकेंड। ये तुम्हारा जस्ट बिफोर वाला टाइम हुआ। एंड t इज इक्वल टू 0.9999999999 सेकेंड, जो 1 सेकेंड के पास हो गया, वो तुम्हारा जस्ट आफ्टर है। मतलब वो ड्यूरेशन जिसमें एक्सप्लोजन हो रहा है, उसी ड्यूरेशन को हम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर में बांटते हैं, क्योंकि मोमेंटम उसी ड्यूरेशन में खत्म हो पाता है, मतलब कंजर्व हो पाता है, बाकी टाइम पे कंजर्व नहीं होता। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो 2-3 लाइन लिखिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में mg तो काम कर ही रहा है ना, तो सेंटर ऑफ मास पर फूटने फाटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटर ऑफ मास पर पहले भी mg काम कर रहा था, अभी भी mg काम कर रहा है। किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स चेंज नहीं करते तो बॉडी अपने प्रीवियस पाथ को ही कंटिन्यू करती है। तो सेंटर ऑफ मास पर तो कोई फोर्स लगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास अभी भी प्रोजेक्टाइल पाथ बना रहा होगा। ठीक है, लिखिए, मैं बोल रहा हूं पॉइंट्स, ये डायग्राम बनाइए और लिखिए। लिखो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर and just after the explosion, just before and just after the explosion, momentum is conserved
momentum is conserved because of the internal forces, because of the internal forces because of the internal forces acting on the bomb are very high, या आर वेरी लार्ज लिखना, आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू mg, as compared to mg. Therefore, during the above duration, sorry, क्या लिखेंगे, during the explosion, gravity is negligible. ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, बराबर। मतलब वो यही कहना चाह रहा है कि जो एक्सप्लोजन के टाइम पर इंटरनल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो mg के कंपेयर में बहुत बड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब एक्सप्लोजन हो रहा होगा उस टाइम पर हमारा जो mg है वो कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल हो गया तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई हो गया, बराबर। एक और पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, throughout the motion मत लिखना, थ्रू आउट द, हाँ ठीक है लिखो, थ्रू आउट द मोशन mg is acting, mg is acting on the center of mass therefore center of mass will follow the previous path as it was following before। बात नहीं समझी अभी भी, टफ टॉपिक में घुसे हो, तुम्हारा चेहरा देख के मुझे अपने ऊपर दया आ रही है, तुम्हारे ऊपर नहीं। फिर तुम ऐसा खिलखिलाते हुए बैठो, लगे कि लो ये भी टेस्ट करो, बैठ के तुम दुकान के बाहर खड़े हो, चश्मा टेस्ट करने का काम करो तुम। लेंस कार्ड खड़ा भी नहीं करेगा, डंडा लेके खड़ा मार के भगाएगा वहां से। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर मोमेंटम कंजर्व्ड है, और सेंटर ऑफ मास पर mg पूरे mg काम कर रहा होता है पूरे मोशन में, इसलिए सेंटर ऑफ मास अपना वही पाथ फॉलो करता है। तो कब हम पाथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कब ऐसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो यही सवाल दे दूं मैं, और आपको मैं ऐसा बोलूं कि v नॉट की वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड, नहीं 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, और थीटा है 37 डिग्री, मास मुझे नहीं पता, ठीक। मैं ऐसा बोलूं, at topmost point
It explodes in 3 parts. Having mass ratio 1:2:1. If equal masses are moving with five meter per second and 10 meter per second, in mutually perpendicular direction, then find out the velocity of third mass just after explosion. ऐसे सवाल आते हैं, ट्राई करिए। क्या हुआ? V0 की वैल्यू डाल दिया ना मैंने, 100 नहीं 50। अच्छा ऊपर ले आए क्या? मैं ऊपर ऑफिस से बढ़ जाता हूँ यार। हाँ हाँ आया किसी को बताऊं? इधर देखो, अब मुझे एक चीज पता है, जब ऐसे सवाल आएंगे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है ना, जब वेलोसिटी आ जाए, वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाला चीज, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम इज कंजर्व। यही हमने पढ़ा ना अभी। तो एक बात बताओ, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, क्या ये इस पॉइंट पे रहा होगा? अच्छा फेंका मैंने 50 से, तो ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी रहेगी 30 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम पॉइंट पर खाली ये वाली वेलोसिटी बचती है। अब मैं प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। एट मैक्स हाइट द पार्टिकल विल हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ओनली। तो ये पहले की कंडीशन हो गई। कितने पार्ट में बट रहा है? 3, 1:1:1, 1:2:1। तो टोटल कितना हो गया? 4 पार्ट हुए ना, मतलब 4 शहर है। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं ये 4m का मास था। कितने का मास था? 4m का। और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ, जो इक्वल पार्ट थे m और m, एक इक्वल पार्ट इधर चला गया m वाला 5 मीटर पर सेकेंड से,
इस पर परपेंडिकुलर मतलब दूसरा इक्वल पार्ट इधर चला गया 10 मीटर पर सेकेंड से। जो तीसरा 2m वाला पार्ट है उसकी वेलोसिटी किधर होगी यही पूछा गया है। अगर सब एक डायरेक्शन में होते तो आप आराम से लिख पाते कि ठीक है m1 v1 m2 v2 लिख के काम कर लिया, बट सबके डायरेक्शंस अलग अलग हैं, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। थैंक यू। बकरी हूं मैं तो ये तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे P इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू P फाइनल वेक्टर। P इनिशियल वेक्टर 4m इंटू 40i कैप, P फाइनल वेक्टर हो जाएगा m इंटू 5i कैप प्लस m इंटू 10j कैप प्लस 2m इंटू v वेक्टर। सारे m m m m मर गए, कितना हो गया ये हो जाएगा 160i कैप 5i कैप प्लस 10j कैप। अब v वेक्टर निकालना तो ये बन जाएगा 155i कैप माइनस 10j कैप बाई 2 इज इक्वल टू v वेक्टर। अब मैं बिल्कुल श्योर हूं तो ये आंसर दिया नहीं होगा, तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। तो रैंडम कोई भी डेटा लिया इसलिए इतना खराब आंसर आ रहा है। अगर ठीक ठाक डेटा लोगे तो ठीक ठाक आंसर भी आपको देखने मिलेगा। इसकी एक वैरायटी ऐसी आती है। समझ में आया नहीं आया, ये सबको आया ना? क्या आना चाहिए इसके अंदर, प्रोजेक्टाइल। दूसरा सवाल है, ये सब पूरा यही यहां तक तो यही रहेगा। दूसरा सवाल, ये क्वेश्चन लिख चुके हो ना? ये है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट नोट करो और सेकंड देखो। तो दो टाइप बनते हैं, एक तो वेलोसिटी पूछे फटने फुटने वाले क्वेश्चन में तो मोमेंटम कंजर्वेशन करो, अगर वेलोसिटी ना पूछ के डिस्टेंस पूछे तो क्या करना है देखो। आज का दिन अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत आलस आलस आ रही है ना। तुम्हें तो हमेशा आती है, क्यों विराज? इसमें तो निकल जाते हो 1:30 को। अभी जब तक तुम्हारे घर फोन नहीं करवा दूंगा कि कंपलसरी लेक्चर छोड़ के भागा है ये, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। चैन आनी चाहिए। मैं वो तो मुझे बोलना है ना, कंपलसरी है क्या ऑप्शनल है। अगर बोल देंगे, तुम बोल दोगे घर पे ऑप्शनल है, लूंगा ठीक है ऑप्शनल है, मैंने जो कराया 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ बता देगा आपको, तो फिर ऑप्शनल था। जो जो नहीं बैठे थे सबके लिए, उसको उठाओ, ये भी नहीं बैठी थी तो कैसे भाग गई थी?
ये लिख चुके हो, दूसरा वाला सवाल कराओगे, ट्राई करोगे? मैं बताऊं सेकेंड क्वेश्चन अभी। सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट लिख चुके हो ना ये। अब पूछा ही नहीं है वेलोसिटी वाला पार्ट, कह रहा ये लैंड कहाँ करेगा ये बताओ। तो जब ऐसे सवाल आ जाए ना, लैंडिंग की बात करने लगे कि कहाँ पे लैंड कर रहा है ये वो, तो आपको दूसरा वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि सेंटर ऑफ मास अपने पाथ को चेंज नहीं करता है। वही लिखा था ना, जरा ध्यान से देखो, ये सवाल अभी ऐसा हो गया कि ये ऐसे गया 50 मीटर पर सेकेंड से 37 पर, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूछा है तो इसी को ओरिजिन मान लेता हूं मैं। जो सेंटर ऑफ मास है वो तो सीधा यहीं पहुंचेगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, पहाड़ टूट पड़े, सेंटर ऑफ मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना होगा, r,0। क्या होगा, r,0। क्या बोला है, दो पार्ट में फूट रहे हैं 2:3। सेंटर ऑफ मास का मास कितना हो गया, 5m हो गया क्या, 2:3 का टोटल 5 से है ना, तो 2:3 ये। फिर क्या है, द लाइटर पार्ट कम्स टू रेस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कहाँ हुआ है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये देखो लिखा है ना, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो एक्सप्लोजन तो यहां हुआ, यहां एक्सप्लोजन के बाद जो पहला वाला पार्ट है, हल्का वाला पार्ट 2m, वो रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आ गया मतलब प्रोजेक्टाइल की वजह से उसको कोई भी वेलोसिटी नहीं मिली। तो बच्चों, अगर प्रोजेक्टाइल की वजह से उसको कोई वेलोसिटी नहीं मिली है तो ग्रेविटी उसको ठीक ऐसे नीचे खींच लेगी। ठीक नीचे खींचने का मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, r/2, 0। पूछा है जो 3m है वो कहाँ जाएगा, ये 2m वाला है। तो जो 3m वाला है इसके बाद क्या वो ऐसे यहां कहीं जाके मान लो गिर गया होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें पता करना है। मैं मान लेता हूँ x,0। जरा देखो इस कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, खाली क्या x की वैल्यू ही निकालनी है तुम्हें। एकदम सिंपल सवाल नहीं बन गया, कौन सा, x(m) = m1x1 प्लस m2x2, दो ही पार्ट में बांटा है, अपॉन m1 प्लस m2। तो जरा देखो x(m) m1 कितना है, 2m, x1 की वैल्यू है r/2, तो 2 और 2 मर गए। m2 कितना है, 3m इंटू x अपॉन 5m, m मर गए। क्या x(m) को देखोगे तो ये r है, x(m) की वैल्यू r है ना यहाँ पे, तो r = r/5 प्लस, या ऐसे लिखो r प्लस 3x/5, तो 4r = 3x, x की वैल्यू आ गई 4r/3। r क्या होता है, रेंज। तो रेंज कैसे लिखते हैं, ये 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 30, अब ये प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट है, 2ux uy/g। ux मतलब 40, uy मतलब 30, g मतलब 10, कैंसिल हो गया, 6, 240। सही है क्या, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। 2u, ये होता है ना u² sin 2θ, तो sin 2θ को मैं क्या लिखा, 2 sin θ cos θ, और u sin θ की वैल्यू 30 है, u cos θ की वैल्यू कितनी है, 40। अब यहाँ रख दो यार, आंसर आ गया तुम्हारे पास। तो ये टाइप 2 है, नोट करो तो। गन प्रॉब्लम, घिसका नहीं, ठीक है। गन प्रॉब्लम में भी मोमेंटम को हम कंजर्व भी रखते हैं,
कैसे, ध्यान से देखो। अगर कोई हंसा, चले बंदूक बनाने आए हो, यहाँ पे हंस रहे हो, इंसान बनना है हमें। ये बुलेट है, बुलेट को फायर किया एक गन से, होगा क्या? पूरे सिस्टम को, अगर मैं बुलेट को और गन को एक सिस्टम मान लूं, तो बुलेट और गन के पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। मतलब मैं ये बोल सकता हूं, इफ बुलेट एंड गन are considered as a system, then F external is 0। भाई दोनों को अगर सिस्टम मान लिया तो बाहर से कोई फोर्स तो लगा ही नहीं, और बाहर से फोर्स नहीं लगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है? बोल दूं क्या? बस यही इतना जानना होता है, इसमें सवाल ववाल नहीं करवा रहा हूं। हाँ, एक और चीज जाननी होती है, जब सवाल देता है तो सवाल में बोलता है बुलेट इज फायर्ड विथ मजल वेलोसिटी दिस, नाम है। यहां मान लो ये v स्पीड से जा रहा है और इस v को बोला है मजल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होती है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। इसको V से फेंका है, ठीक है, V से फायर किया है बेसिकली। और अब यही सवाल है, अगर तो यहां एक चीज और याद रखेंगे, तो क्या मैं ऐसा बोलूं, ये सवाल ये है, ये चलो सवाल की तरह ही करते हैं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ गन एक कौन है भाई, जस्ट आफ्टर बुलेट इज फायर्ड। तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिखा मोमेंटम कंजर्व होगा, तो क्या मैं लिखूं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियली दोनों साथ में है, मतलब m प्लस m की दोनों रुके हुए थे। बाद में मान लो कि जो ये गन है उसकी वेलोसिटी हो गई v डैश, और बुलेट कितने से जा रहा है? v से, करेक्ट ना? यही लिख देंगे, बस यहां से v डैश की वैल्यू आ जाएगी। v डैश की वैल्यू क्या आ रही है यहां से? माइनस mv बाई कैपिटल M, मतलब अपोजिट जाएगा बुलेट के। सही बात है क्या? होता भी है, गन पीछे की तरफ भागता है, लेकिन ये चीज गलत है। ये पहला ऑप्शन दिया रहेगा और ये गलत है। क्यों गलत है यहां बोलना? बिकॉज जो मोमेंटम है ना अपना, इट इज फ्रेम डिपेंडेंट। कैसा होता है ये? फ्रेम डिपेंडेंट। देयरफॉर जितनी भी वेलोसिटीज अपने पास है हैज टू बी टेकन इन सेम फ्रेम। अभी इसमें हो क्या रहा है? गन को तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे हम, कहां बैठ करके? ग्राउंड पे। और बुलेट की जो वेलोसिटी दी है वो कहां दी हुई है? गन के रिस्पेक्ट में। तो पहले बुलेट की वेलोसिटी गन के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेके आएंगे। तो यहां हम ऐसा बोलेंगे, गिवन वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन इट इज इक्वल टू v, बराबर मॉड में।
देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेक्टर मत लगाओ, सब हॉरिजॉन्टली है, विथ रिस्पेक्ट टू गन, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो क्या यहां से ये नहीं आएगा, दिस इज v और गन की वेलोसिटी v डैश। v डैश क्यों, कौन सी वेलोसिटी लेते हैं आफ्टर जंप, कौन सी लेते हैं, यहां मैं लिखूंगा वेयर v डैश इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर बुलेट इज फायर्ड। जब बुलेट फायर किया गया उसके बाद की वेलोसिटी, कुछ नहीं बोलेगा तो फायर, क्योंकि फायर करने के पहले तो गन तो रुका हुआ था ना, तो फायरिंग के बाद की ही वेलोसिटी अपने को लेनी होती है। तो अगर मैंने फायरिंग के बाद की वेलोसिटी ये ले ली है, अब मैं आगे क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या ये हो जाएगा v प्लस वी डैश, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है, गले से आवाज बाहर नहीं आ रही है, मरो, हमें क्या करना है, आए या ना आए। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल जब हम लिखेंगे तो पहले m प्लस m की वैल्यू 0 लिखनी है, बाद में कैपिटल M की वेलोसिटी v डैश मान लिया है, प्लस स्मॉल m जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी कितनी लेनी होगी, v की v प्लस v डैश। अब अपने को v डैश निकालना है तो अब निकल जाएगा mv प्लस mv डैश, तो क्या ये लिखा जाएगा माइनस mv अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू v डैश। मतलब जाएगा तो लेफ्ट में, लेकिन उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस mv अपॉन m प्लस m। पहले कितना आ रहा था, mv बाय m। तो ये याद रखना होता है, बुलेट पे जब भी ऐसे फोर्सेस तुम्हें देखने को मिलेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन कभी भी अप्लाई कर रहे हो तो अपने दिमाग में रखना इट इज फ्रेम डिपेंडेंट। कैसा होता है ये, अगर दो अलग अलग फ्रेम में वेलोसिटी लोगे तो हमेशा आंसर गलत आएगा और वो पहला ऑप्शन दिया होगा। तो whenever you are going to apply conservation of momentum, first of all you have to check कि जो velocities हैं are they in the same frame or in different frame। if they are in same frame हम directly apply कर सकते हैं, but if some velocities are in different frame तो उनको same frame में लेके आओ पहले, as per the concept of relative velocity। सेम फ्रेम में लाओ, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। समझ आया क्या, कोई दिक्कत किसी को, लिख लीजिए और हेडिंग बनाइए ट्रॉली प्रॉब्लम। ट्रॉली प्रॉब्लम अगले लेक्चर में करेंगे, जाइए।